मुफ्त की बिजली, मुफ्त का पानी, आदत लग गई बड़ी सुहानी। लोक लुभावन वादे करके उनमें से कुछ पूरा करके रहे हाथ सत्ता की चाबी, भले होए धन की बर्बादी। जब घड़ी में बजते हैं रात के 8 तो न्यूज इंडिया पर होती है सत्य की विजय की बात। सत्य जो कभी झुकता नहीं, कभी हारता नहीं, कभी टूटता नहीं। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी। स्वागत है आपका हमारे इस 100% रिसर्च वाले खास शो सत्य की विजय में। हमारा मकसद आपको रिसर्च के माध्यम से खबर का हर पहलू दिखाना है, जिससे आप अपने स्तर पर खबर का पूरा एनालिसिस कर सकें। कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। फ्री की रेवड़ी जनता में बांटी जाए, उसको प्रसाद कहते हैं। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली कहावत आज की राजनीति पर सटीक बैठती है, खासकर तब जबकि राजनीतिक लाभ के लिए, फायदे के लिए मुफ्त गिफ्ट और मुफ्त में सुविधाएं देने की योजनाएं बढ़ने लगी हैं। मुफ्त की राजनीति का चलन यूं तो 80 के दशक में तेजी से बढ़ा, जब आंध्र के पूर्व मुख्यमंत्री एनटी रामाराव ने 2 रुपए किलो चावल योजना के ऐलान पर सत्ता हासिल की। लेकिन अब चुनाव से पहले मुफ्त योजनाओं की घोषणा आम बात हो चुकी है। इस समय देश में मुफ्त की राजनीति का चेहरा बनने की राजनेताओं में होड़ लगी हुई है। हर राजनीतिक पार्टी कमोबेश मुफ्त का चंदन घिस रही है। पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक राजनीति की मुफ्त वाली सेल लगी हुई है। आइए आज हम आपको कुछ राज्यों के मुफ्त की योजनाओं के बारे में बताते हैं। ये देखिए रेल वाली राजनीति जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। पंजाब में देखिए, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। वहाँ आम आदमी पार्टी सरकार ने अब 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात की है। हर वयस्क महिला को हर महीने 1000 रुपए देने का वादा भी सरकार ने वहाँ पर किया है। मुफ्त दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की सरकार रही, उन्होंने मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली और महिलाओं को फ्री बस सेवा सुविधा उपलब्ध कराने की बात की। फ्री में ही शिक्षा और इलाज का काम भी सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है। पश्चिम बंगाल में चलें, बात दिल्ली और पंजाब की नहीं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जहां मुख्यमंत्री हैं, वहां 5 लाख रुपए का सालाना स्वास्थ्य बीमा मुफ्त किया गया है। ये योजना वहां पर पश्चिम बंगाल में चल रही है। इसके अलावा SC, ST, OBC महिलाओं को 1000 रुपए और सामान्य महिलाओं को 500 रुपए दिए जा रहे हैं। लड़कियों के लिए कन्याश्री योजना ममता बनर्जी ने शुरू की है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने लड़कियों के लिए अलग से योजना है, महिलाओं के लिए अलग योजना शुरू की गई है। अब आते हैं उत्तर प्रदेश, देश के सबसे बड़े प्रदेश में। वहाँ योगी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, जहाँ जन्म से ग्रेजुएशन तक छात्राओं को 15,000 रुपए मिलेंगे। 15,000 रुपए का वादा वहाँ पर किया गया है। सामूहिक विवाह योजना, लड़की की शादी में 51,000 रुपए देने की बात की गई है। 51,000 रुपए दिए जाएंगे। निराश्रित महिला पेंशन योजना में हर महिला को 1,000 रुपए महीने की देने की बात हुई है। 3 तलाक पीड़िता को सालाना 6,000 रुपए की मदद भी योगी सरकार करेगी, इसका विश्वास दिलाया गया, इसका भरोसा दिलाया गया। और 1 करोड़ छात्र छात्राओं को फ्री टैबलेट बांटे जाएंगे। 1 करोड़ छात्र छात्राओं को फ्री टैबलेट। अब आते हैं राजस्थान, जहां कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत साहब मुख्यमंत्री हैं। वहां बेरोजगारी भत्ता योजना शुरू की गई है कांग्रेस की सरकार में। मेधावी छात्राओं को स्कूटी योजना दी गई है, यानी छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। तो लगातार इस पर चर्चा हो रही है। मुफ्त की रेवड़ियां बांटने वाली राजनीति नेताओं की जीत का ताकतवर मोहरा साबित होती है। हाल फिलहाल में जितने भी राज्यों में चुनाव हुए, उनमें लगभग सभी पार्टियों के घोषणा पत्र में मुफ्त की चीजें बांटने का वादा किया गया था। मुफ्त में मिली चीजें वैसे भी लोगों को बोनस की तरह लगती हैं और ज्यादातर लोग उन्हें तुरंत हासिल करना चाहते हैं। लेकिन क्या फ्री के वादे राज्यों में आर्थिक संकट गंभीर कर देते हैं? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसको भी देखते हैं कि समझते हैं कि इस फ्री की जो पॉलिटिक्स है, फ्री गिफ्ट की पॉलिटिक्स है, उसका असर राज्य की आर्थिक व्यवस्था पर, अर्थव्यवस्था पर क्या होता है। रेवड़ी वाली राजनीति में पंजाब पर 2,73,000 करोड़ का कर्ज है। इस वक्त 2,73,000 करोड़ का कर्ज है। फ्री बिजली से उसमें 24,866 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। जो फ्री बिजली की घोषणा की है सरकार ने, उससे 24,866 करोड़ का। महिलाओं की पेंशन योजना से 12,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
महिलाओं की जो पेंशन योजना उस पर 12,000 करोड़ का बोझ पड़ेगा और दिल्ली में फ्री योजना से करीब 4,102 करोड़ रुपए सालाना खर्च हो रहे हैं। दिल्ली सरकार उस पर 4 साल में दिल्ली सरकार पर 2,268 करोड़ रुपए का कर्ज बढ़ गया है। उसका बड़ा कारण मुफ्त की योजनाएं हैं। उत्तर प्रदेश पर, जो सबसे बड़ा प्रदेश है, वहाँ 6,53,000 6.53 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है उत्तर प्रदेश की सरकार पर। अब आते हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु की सरकार पर 6.59 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। ये भी रेवड़ी वाली राजनीति का ही एक हिस्सा है। राजस्थान पर, जिसका हम जिक्र पहले भी कर रहे थे, वहाँ पर 4,34,000 लाख करोड़ रुपए का कर्ज राजस्थान सरकार पर बना हुआ है। सभी राज्य सरकारों को देखें, उन जो अलग दूसरे राज्य भी हैं, उनका कुल मिलाकर 69,47,00,000 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। सभी राज्य सरकारों पर इतना कर्ज बना हुआ है, जिसमें 69.47 लाख करोड़ का। राजनीतिक पार्टियों के घोषणा पत्र में मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी देना तो अब सामान्य बात हो गई है। इसे एकदम बेसिक वादा माना जाता है। राजनीतिक दल इसके ऊपर वादों के नए टॉपअप करने लगे। अब बस का किराया, साइकिल, स्कूटी, लैपटॉप सब मुफ्त बांटने की बात होने लगी है। बेरोजगारी भत्ता, गृहिणियों को भत्ता देने के वादे भी होने लगे। लेकिन इन मुफ्त की रेवड़ियों की कीमत का भुगतान आखिर में आपको ही करना होता है। देश के बड़े राज्यों पर कर्ज का बोझ सबसे ज्यादा है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि राज्य पर कर्ज का बोझ तब पड़ता है जब उसकी कमाई कर्ज चुकाने की स्थिति में ना हो। तो हम कुछ राज्यों के आंकड़े दिखाते हैं कि आखिर उन राज्यों पर कितना कर्ज है और कर्ज में डूबते राज्य कौन कौन से हैं, इसको देखते हैं। कर्ज में डूबते राज्य, यूपी पर 6,59 लाख करोड़ का कर्ज है इस समय। उत्तर प्रदेश पर, जहां योगी सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहां 4.77 लाख करोड़ का कर्ज है। पश्चिम बंगाल में देखें, जहां ममता बनर्जी की सरकार है, वहां 5.62 लाख करोड़ का कर्ज है। आंध्र प्रदेश में 3.98 लाख करोड़ का कर्ज है आंध्र प्रदेश की सरकार पर। तमिलनाडु में यह कर्जा 6.59 लाख करोड़ है, बड़ा कर्जा है। महाराष्ट्र में 6.08 लाख करोड़ का कर्जा है। महाराष्ट्र में अभी हालांकि सरकार बदली है, लेकिन वहां पर कर्जा जो है। और गुजरात में 4.02 लाख करोड़ का कर्जा है राज्य सरकार पर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेवड़ी बांटने की, रेवड़ी कल्चर को देश के विकास के लिए खतरनाक, घातक बताया था और इसे खत्म करने की बात कही। जब ऐसी बात हुई तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब ने पलटवार करते हुए कहा कि रेवड़ी तो भगवान का प्रसाद है। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। ये कुछ लोग रेवड़ी की बात कर रहे हैं, मैं बोल देता हूं। देखो, जो फ्री की रेवड़ी जनता में बांटी जाए उसको प्रसाद कहते हैं। वो भगवान का प्रसाद होता है। जो जनता में फ्री की रेवड़ी, अच्छे स्कूल बनाना, अच्छे अस्पताल बनाना, फ्री इलाज करना, फ्री शिक्षा करना, लोगों को फ्री बिजली देना, ये भगवान का प्रसाद है। लेकिन जो अपने दोस्तों को फ्री की रेवड़ी दी जाए वो पाप। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। फ्री की रेवड़ी जनता में बांटी जाए उसको प्रसाद कहते हैं। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। फ्री की रेवड़ी जनता में बांटी जाए उसको प्रसाद कहते हैं। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के
आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ खास मेहमान। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुदेश वर्मा साहब हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक और प्रवक्ता कुलदीप कुमार साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार दिनेश बोहरा भी होंगे। हम अपने मेहमानों के पास जाएं उससे पहले बात आज के पोल के सवाल की। हमारा आज का सवाल है कि क्या सत्ता में बने रहने के लिए रेवड़ी पॉलिटिक्स जरूरी हो गई है? आप अपनी राय हमें ट्विटर पर दे सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @newsindia247। इसका नतीजा हम आपको शो के आखिर में दिखाएंगे। आप ट्वीट करके भी हमें अपनी राय भेज सकते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सुदेश वर्मा साहब हैं, दिनेश बोहरा साहब हैं, कुलदीप कुमार साहब हैं। सुदेश वर्मा साहब, सबसे पहले आपसे चर्चा शुरू करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि रेवड़ी बांटने की जो कल्चर है, रेवड़ियों की कल्चर है, वो देश के लिए, देश के विकास के लिए घातक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी तो इससे अछूती नहीं है। सारी पार्टियां, सारी सरकारें जहां जब जिसको मौका मिलता है, जब चुनाव होते हैं तो आप उनकी रेवड़ियां बांटने लगते हैं। देखिए विजय जी, आपको पता है कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ किया है जी। आप उनके एक दो स्टेटमेंट को पहले का देख लीजिए जी कि वो सब्सिडी, रेवड़ी को सब्सिडी बोलते हैं, पर से जी का विरोध नहीं करते हैं जी। कोई आइडियोलॉजिकल विरोध नहीं है कि सब्सिडी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन सब्सिडी टारगेटेड होना चाहिए। जो दलित, वंचित, शोषित समाज के लोग हैं उनको राज्य की जरूरत है कि राज्य कुछ सहायता करे जिससे कि वो कॉम्पीट कर सके, वो सशक्त हो सके। जी। आपने बात बताई जो मैं सुन रहा था, जैसे उत्तर प्रदेश की आपने बात की जी, कि वहाँ टैबलेट फ्री में दिया जा रहा है, 5.5 लाख टैबलेट फ्री में दिया जा रहा है। लेकिन वो ऐसे लोगों को दिया जा रहा है जो उसको खरीद नहीं सकते, गरीब लोग हैं जी, जिनकी आय जो है 2 लाख रुपए से कम है, ऐसे लोग हैं। टारगेटेड सब्सिडी है और इससे इंपावरमेंट आएगा। आप बात करते हैं डिजिटल इंडिया की, तो डिजिटल इंडिया कैसे पेनिट्रेट करेगा और उन लोगों तक पहुंचेगा, उनको इंपावर करेगा जी, वो ये है। तो जब भी हमने सब्सिडी की बात की, हम टारगेटेड सब्सिडी की बात करते हैं। तो एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी क्लास जो है, जो इंपावर हुआ है, जनधन योजना के तहत जुड़ा है, उज्ज्वला योजना के तहत जुड़ा है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जुड़ा है। और मैं आपको एक आंकड़े देता हूं जो बहुत जरूरी है, कि आपने मुझे पहले मौका दिया बोलने का, इसमें मैं चाहूंगा कि बाकी लोग भी रिफ्लेक्ट करें, तो बहुत जरूरी है कि 2004 से 14 तक जो सब्सिडी था, जिसको आप रेवड़ी बोल सकते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में जो सब्सिडी का कंपोनेंट होता है वो 9 से बढ़कर 16% हो गया था। क्योंकि कैपेक्स हो है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जो विकास के कार्य में होता है, जैसे रोड बनता है, आपके बहुत से कारखाने बनेंगे, और इसका जो एक्सपेंडिचर था 23% से घटकर 12% हो गया। और मोदी जी के कार्यकाल में फिर से ये 19% हो चुका है, जबकि सब्सिडी जो है 8% पर आ चुका है, जो यूपीए सरकार के कंपैरिजन में बहुत कम है जी। तो आप बताइए, ऐसा नहीं हम लोग सब्सिडी नहीं दे रहे हैं जी जी। तो ये बात उसके लिए है कि जो चुनाव के तहत, ऐसे मान लीजिए, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं कोई पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे आपने दिखाया बिजली की, आप बोलते सबको फ्री में मिलेगा जी। आप अगर फ्री मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, सुदेश वर्मा अफोर्ड कर सकता है, विजय त्रिवेदी अफोर्ड कर सकते हैं जी, तो उन्हें फ्री में क्यों दिया जाए जी। मुद्दा ये है, जिसकी जरूरत है, जो गरीब लोग हैं, जो नहीं अफोर्ड कर सकते, उनको दीजिए, उनका हक है जी। लेकिन जो देने के लिए तैयार है टैक्स, और इसका एग्जाम्पल है, आपको पता है, देखिए, अगर दिल्ली में आपको खाना फ्री है, बिजली फ्री है, पानी फ्री है, तो बस रहने की समस्या है जी। तो रहने की समस्या और जटिल होती जाएगी, क्योंकि बाकी जगह से लोग आएंगे दिल्ली में, क्योंकि हर चीज फ्री है जी। जिंदगी बहुत आसान है, काम करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो आप पूरे समाज को आप कहाँ ले जाना चाहते हैं? और आपको पता है जो क्राइसिस श्रीलंका में हुआ, सुदेश जी, आपसे इस पर चर्चा करेंगे। ये समझ में आया कि जो भारतीय जनता पार्टी करती है वो विकास के लिए और देश के भले के लिए कर रही है, और पार्टियां जो है वो टारगेटेड नहीं कर रहे, वो केवल पॉलिटिक्स कर रही है। दिनेश बोहरा साहब, आपसे समझना चाहता हूं, जो सुदेश जी ने जिस पूरी मैथमेटिक्स को समझाया है, पॉलिटिक्स को समझाया, आप इसे सहमत हैं? जी नमस्कार आप सबको जी। एक चीज मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे कि हमें अपने जो संवैधानिक स्थिति है उसको समझने की आवश्यकता होगी जी। भारत एक वेलफेयर स्टेट है,
वेलफेयर स्टेट में फ्रीबीज, सब्सिडीज और जन कल्याण योजनाएं, जी। इनमें एक बड़ी ब्लरिंग लाइन आती है। कब किसको आप किस रूप में पेश कर देते हैं पता नहीं लग पाता। इसीलिए जी। ये चिंता व्यक्त की सुप्रीम कोर्ट ने भी कि अल्टीमेटली जो फ्रीबीज की कल्चर है उसको रोकने की आवश्यकता है। जी। लेकिन कई बार फ्रीबीज को हम जन कल्याण योजनाओं के रैपर में लपेट के लोगों के सामने भी पेश करते हैं। जी। इस मामले में अगर आप एक स्टेटमेंट देखिए फाइनेंस कमीशन के खास तौर से चेयरमैन एनके सिंह साहब का, जी। वो कहते हैं आज जो चीज आपको फ्री मिल रही है बाद में आपको उसकी जो कॉस्ट पेमेंट करनी पड़ेगी, ये एक्चुअली अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहा हुआ वर्ड है, वो आप महसूस नहीं कर पाते हैं। क्योंकि किसी भी चीज को अगर फ्री दिए जाना है तो फ्री किसी की कॉस्ट पर आ रहा है, somebody is paying for that, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, ट्रांसपोर्ट हो, कम्युनिकेशन हो, कोई भी चीज हो। लेकिन मैं एक बात समझ के चलता हूं कि जो चीजें हमारे जीवन यापन से संबंधित हैं या जो चीजें हमारे शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित हैं, सभी देशों में उन पर सब्सिडी होती है, तो उस पर कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है। लेकिन अगर आप साथ में फ्री बिजली, फ्री पानी या टू व्हीलर दे रहे हैं या टैबलेट्स दे रहे हैं या कुछ ऐसी चीजें दे रहे हैं, जी। तो अतिरिक्त जो पड़ता है उस वजह से कोई ना कोई तो व्यक्ति सफर करेगा। अब यहां पर हमें यह कहने की भी जरूरत है कि देखिए, जो राजनीति में जो आप चुन के आते हैं, जो पहले वादे करते हैं, वो ठीक है, आपको मैंडेट तो मिल गया है, मैंने मान लिया, लेकिन वो मैंडेट का मतलब ये थोड़ी कि आप सारे के सारे पैसे को लोगों में लुटा देंगे। अब आप सोचिए कि अगर हमारे स्टेट 10 स्टेट ऐसे हैं जिनकी श्रीलंका जैसी हालात है और जिसको अभी आरबीआई ने भी चिन्हित किया है, सरकार ने चिन्हित किया है, जी। आप सोचिए कि उनका जो पैसा है, जो टैक्स का जो पैसा आता है, उसका कितना पैसा सिर्फ क्या कहते हैं फ्रीबीज में जाता है। आंध्र प्रदेश 30% से ऊपर अपने कलेक्टेड टैक्स का फ्रीबीज में खर्च करता है, झारखंड 26.7%, एमपी 28.8%, पंजाब 45.4%, वेस्ट बंगाल 23.8%, राजस्थान 8.6% और उत्तर प्रदेश का हाल भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। अगर आप इनके डेट टू जीडीपी और साथ में अभी एक नई चीज आई है कि बहुत सारे कर्जे जो राज्य सरकारें ले रही हैं वो अपनी जो स्टेट गवर्नमेंट की कॉर्पोरेशन है उनके नाम पे ले रही हैं, जिसे ऑफ साइड बजट कहा जाता है या ऑफलाइन बजट कहा जाता है, ताकि सीधा नजर ना आए उसमें बजट में। जी बिल्कुल। और इसके लिए पहले सेंट्रल गवर्नमेंट यही करती थी, एनएसएसएफ से पैसे लेती थी फूड सिक्योरिटी के लिए, जो 4 लाख करोड़ तक पहुंच गया था। ठीक है। अभी वो ऑफलाइन बजटिंग ऑफ हुई है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट वो नहीं कर रही है। और आज कम से कम तो भारत में 7 सरकारें ऐसी हैं जिनकी ऑफलाइन बजटिंग मिला के उनका डेट टू जीएसडीपी से कहते हैं स्टेट का जीडीपी, वो 41% से अधिक है। और मुझे लगता है कि जब इतना ज्यादा आपका रीपेमेंट हो जाएगा तो उसके बाद भी अगर आप फ्रीबीज देंगे तो फिर तो आपके जो खजाने हैं वो तो खाली हैं, कुछ है ही नहीं। जी। दिनेश जी, आपके पास आता हूँ। ये कुलदीप कुमार साहब भी हमारे साथ जुड़ गए, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, प्रवक्ता हैं। कुलदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। चर्चा कर रहे थे रेवड़ी बांटने की, रेवड़ी पॉलिटिक्स, सॉरी माफ कीजिए, प्रसाद पॉलिटिक्स की। जो मुख्यमंत्री जी ने रेवड़ियों को प्रसाद कहा है, तो इस प्रसाद की कीमत जो है, हमेशा ऐसा ही होता है, प्रसाद हम मंदिर में भी लेके जाते हैं तो चुकाता भक्ति है। तो ये प्रसाद पॉलिटिक्स पर कुछ ज्ञान दीजिए मुझे। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी ने कम से कम इस देश में अरविंद केजरीवाल जी ने एक ऐसी शुरुआत की है कि आज से पहले, चुनाव से पहले लोग जनता से मैनिफेस्टो निकालते थे, वादा करते थे और उनको फुलफिल नहीं करते थे। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी इकलौती ऐसी पार्टी है, ऐसे इकलौते नेता हैं जिन्होंने चुनाव से पहले जनता से जो वादे किए उन वादों को पूरा करने का काम किया। उसके साथ साथ आज पूरे देश भर में आप देखेंगे तो दिल्ली इकलौता ऐसा शहर है जहां बिजली, पानी, हेल्थ, एजुकेशन और उसके साथ साथ महिलाओं के लिए बस में ट्रैवल फ्री। आज मोदी जी किसको रेवड़िया बोल रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी किसको रेवड़िया बोल रही है? क्या जनता को, महिलाओं को बस में ट्रैवल फ्री कराना रेवड़िया है और अपने मित्रों के लोन माफ कर देना वो रेवड़िया नहीं है? जी। जो नीरव मोदी, विजय माल्या जो देश का करोड़ों लाखों रुपए लेके भाग गए, क्या उससे देश घाटे में नहीं आया? लेकिन अगर हम जनता को देने की बात करते हैं तो जनता को देने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के लोगों को
बड़ा दर्द हो जाता है कि जनता को क्यों बांटा जा रहा है। आज अरविंद लेकिन सर केजरीवाल जी ने वो उससे मॉडल स्टेट रेवेन्यू पर ही असर पड़ रहा है ना, स्टेट कर्ज में पड़ रहा है। वही भी बताता हूँ जी वो भी बताता हूँ मैं आपको। जी। 2015 में आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में आई थी जी। और कैग की रिपोर्ट ये कहती है कि 2015 से लेके 2022 तक दिल्ली सरकार इकलौती ऐसी सरकार है जिसका रेवेन्यू सरप्लस में है और सरकार प्रॉफिट में चल रही है। इतनी चीजें फ्री देने के बाद भी बिजली ये तो अभी पानी, हमने देखा कि 2000 एजुकेशन, करोड़ रुपए का कर्ज है आप पर। देखिए मुझे लगता है पता नहीं कौन से आंकड़े आप बता रहे ये हैं। सरकार के ही अभी जो आंकड़े सीएजी की अभी जो सीएजी की रिपोर्ट है उसकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। उस रिपोर्ट के अनुसार सरकार 7499 करोड़ रुपए के सरप्लस में चल रही है आज की डेट में। पहली बात है। दूसरी बात ये कि अगर दिल्ली सरकार ने इतना कुछ फ्री दिया लेकिन ईमानदार तौर पे सरकार दिल्ली आज चल रही है और ईमानदारी से लोग रेवेन्यू टैक्स दे रहे हैं अपना। और वैसे ही अगर और सरकारें भी चले, दिल्ली सरकार ने वादा किया लोगों से फ्री बिजली देंगे, आज सरकार दे रही है। हमने वादा किया चुनाव से पहले फ्री पानी देंगे, वादा तो मोदी जी ने भी किया था कि देश को 40 रुपए लीटर पेट्रोल देंगे, दिया क्या? बात किया था 100 स्मार्ट सिटी देंगे, दी क्या? 2 करोड़ रोजगार की बात की थी। तो चुनाव में फ्री बीज के वादे करना, लोगों को बहलाना फुसलाना वोट के लिए और बाद में मुकर जाना फ्री बीज है। ठीक है, अपनी बात इस पर से मुकर जाना फ्री सुदेश बीज जी से आपके सवाल का जवाब लेता हूं, आपके आरोप का भी जवाब लेता हूं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो वित्त आयोग से पता लगाए कि पहले से कर्ज में डूबे राज्य में मुफ्त की योजनाओं का अमल रोका जा सकता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो आपको समझाते हैं, दिखाते हैं कि क्या कहा है। मुफ्त की योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। उसने कहा कि मुफ्त की योजनाओं पर सरकार वित्त आयोग से बात करे, मुफ्त में खर्च किए गए पैसे को ध्यान में रखकर उसकी जांच की जाए। सरकार इस मुद्दे से निपटने के लिए एक कानून भी ला सकती है। केंद्र सरकार इस पर स्टैंड लेने से क्यों झिझक रही है? सरकार का तर्क ये था कि मामला चुनाव आयोग के क्षेत्र में आता है। सुप्रीम कोर्ट आज भले ही फ्रीबीज पर सवाल उठा रहा हो, लेकिन 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था ये समझना भी बेहद जरूरी है। उसका चुनाव आयोग से भी संबंध है। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्देश दिया? जून 2013 के सुब्रमण्यम बालाजी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि घोषणा पत्र में दी जाने वाली मुफ्त सुविधाएं जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत भ्रष्ट प्रथाओं और चुनावी अपराधों के तहत नहीं आती हैं। ये जून 2013 का आदेश निर्देश था सुप्रीम कोर्ट का। देश के विकास के लिए बहुत घातक है। फ्री की रेवड़ी जनता में बांटी जाए उसको प्रसाद कहते हैं। रेवड़ी पॉलिटिक्स पर आखिर देश की जनता का क्या कहना है, देखिए जन का मन। भारत देश की राजनीति के अंदर कहीं ना कहीं जो फ्री का जो लॉलीपॉप दिया जा रहा है वो अगर देखा जाए तो ज़रूरी भी है और नहीं भी है। ये एक दूसरे के पूरक साबित होते हैं, क्योंकि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं लोग लुभावन वादे करती हैं चुनाव के समय कि हम ये फ्री बांट देंगे, ये फ्री बांट देंगे। इस प्रकार वो घोषणा करती हैं जैसे कि फ्री की रेवड़ियाँ बांट रही हैं। मेरा ये मानना है कि अगर फ्री की घोषणा अगर इनको करनी है तो भारत देश की जनता को अगर फ्री में कुछ देना है तो इनको फ्री एजुकेशन दी जाए, इनको फ्री के अंदर हेल्थ दिया जाए, जो कि भारत देश के नागरिकों को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने फ्री की रेवड़ी का शब्द इस्तेमाल करके 137 करोड़ भारतीयों का अपमान किया है। भारत का हर व्यक्ति जो है वो टैक्स दे रहा है। अब तो सरकार ने जीएसटी के ज़रिए दूध पे, दही पे, बच्चों की किताबों पे, कॉपी पे, शार्पनर पे, पेंसिल तक पे टैक्स लगा दिया है। तो कौन आदमी टैक्स नहीं दे रहा है? और जब वो टैक्स दे रहा है तो उसके प्रति देश की जिम्मेदारी है। कुछ ट्वीट्स भी देख लेते हैं जो लोगों ने भेजे हैं। देश में आज राजनीतिक पार्टियां सत्ता में आने के लिए मुफ्त की योजनाओं की झड़ी लगा रही हैं। ये दिनेश डांगी साहब ने ट्वीट किया है। मुफ्त की योजनाओं से देश और प्रदेश कभी भी विकास नहीं कर सकता। ये पायल मिश्रा का ट्वीट है। मुफ्त की योजनाओं से देश और प्रदेश कभी विकास नहीं कर सकता। जी, हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सुदेश वर्मा साहब जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। कुलदीप कुमार साहब हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के और विधायक हैं। दिनेश बोहरा साहब भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुदेश जी, दो बातें हुई। एक तो कुलदीप जी ने कहा कि भाई जो वादे किए आम आदमी पार्टी ने, वो पहली पार्टी है जिसने जो वादे किए उनको निभा दिया। आप क्या क्या वादे करते, क्या क्या निभाते हैं, वो अलग इशू है।
दूसरी बात आई कि क्या जो आपकी पार्टी की सरकारें हैं, क्या वहाँ आप ये मुफ्त की रेवड़ी बांटने को बंद करेंगे? तीसरी बात है, जो तीनों सवाल मैं एक साथ जोड़ रहा हूँ, कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार क्या इस पर कानून ला सकती है? सुदेश जी। जी विजय जी, मैं कोशिश करता हूँ आपके तीनों प्रश्न का जवाब देने का। पहला थोड़ा छोटा देखिए, दीजिएगा जी। पहला जो आम आदमी के प्रवक्ता ने कहा, जी आप ये बताइए कि कोर्ट का एक डायरेक्शन जी अरविंद केजरीवाल जी को गया था, जी। तो इन्होंने वादा किया था कि कोविड के समय जो मजदूर थे उन्होंने किराया जो देना था उसको माफ़ करेंगे, माफ़ नहीं किया, तो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। इसमें कोर्ट का डायरेक्शन है, कोई मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ जो आपको नहीं पता होगा। दूसरा, आपने वादा किया था कि सारे स्कूल को ठीक कर देंगे। 2-3 मॉडल स्कूल को ये मॉडल बनाए हैं जिसको दिखाते रहते हैं, बाकी अटेंडम कोई और स्कूल में चले जाइए जो ये नहीं दिखाना चाहते, तो आपको पता लग जाएगा इनकी क्या व्यवस्था है एजुकेशन की जी। अगर आप हेल्थ में स्पेंड करते हैं, जो स्टेट के तहत हॉस्पिटल है उसको मजबूत बनाते हैं और गरीबों को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है जी। होना चाहिए। लेकिन आपको पता है कोविड के समय कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर चरमरा गए थे, तो ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। ये तो मोदी जी ने कोई केजरीवाल जी के खिलाफ तो बोला नहीं था, रेवड़ी कल्चर इन जनरल बात की थी, तो ये केजरीवाल जी ही क्यों रिएक्ट किए, ये प्रश्न पूछने की आवश्यकता है। क्योंकि चोर की दाढ़ी में वो क्या बोलते हैं ना, तिनका होता है, तो इन्हें पता है कि ये गलत कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, रेवेन्यू अगर आप जनरेट कर रहे हैं, उस रेवेन्यू को एलोकेट कर रहे हैं सही से, तो कोई प्रश्न आपको नहीं उठाएगा। ठीक है। आप जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से बोलते हैं हमें पैसे दे दो, हम हमारा सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, आप बताइए क्या, और उसके बाद रेवड़ी बांटने की बात करते हैं, तब प्रश्न चिन्ह उठता है। आप देखिए, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, क्योंकि पूरे देश के लिए सर प्रधानमंत्री जी वो तो ठीक है, आपसे जो सवाल है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकारें इसको रोक देंगी, स्पेसिफिक सवाल। देखिए, मैं दूसरे प्रश्न पर आ रहा हूँ आपको कि हमने आपको बताया कि हम कोई ब्लैंकेट सब्सिडी नहीं देते, हमारा सब्सिडी टारगेटेड होता है, ठीक है, इनकम ग्रुप के तरह होता है। और बहुत लोगों को बुरा भी लगता होगा, भाई हमसे लेके तुम गरीबों में बांट रहे हो, लेकिन हमारा कर्तव्य है जी, जो गरीब हैं, शोषित हैं, दलित है, वंचित है, उनको मिलना चाहिए उनका हक, और इनकम क्राइटेरिया के तहत होता है। पीएम आवास जो है वो ना विजय त्रिवेदी जी को मिलेगा, ना सुदेश वर्मा को मिलेगा, वो तो जो उस क्राइटेरिया में आएंगे, उज्ज्वला स्कीम भी उन्हीं को मिलेगा। और जो जैम के तहत ट्रांसफर होता है पैसा जनधन योजना में, वो भी जो टारगेटेड सब्सिडी है उन्हीं लोगों को मिलता है, हम लोग को नहीं मिलता। तो इस दोनों को बिल्कुल सेपरेट करना चाहिए, और पैसा तभी मिलेगा, तभी आप बुंदेलखंड एक्सप्रेस जैसा चीज बना पाएंगे, तभी आप बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर कर पाएंगे। तो उसके बाद जो गरीब लोग हैं वो एम्पावर होंगे, क्योंकि जो छोटे दो धंधे करते हैं वो अच्छा उनको प्राइस मिला, जो प्रधानमंत्री जी ने बहुत बेसिक चीजें बताया। इसमें कोई अपोज करे, मुझे समझ में नहीं आता है क्यों। हम लोग सबको मिलकर सोचना चाहिए, कोई आम आदमी पार्टी के खिलाफ बात तो नहीं हो रही। कुलदीप जी, प्रधानमंत्री जी की बात का सुदेश जी ने विस्तार से कहा कि वो केवल आपके लिए तो कह नहीं रहे, वो पूरे देश की सरकारों के लिए कह रहे हैं, आप क्यों नाराज हो रहे? ये तो इस देश के गरीबों का मजाक उड़ाया है जी। प्रधानमंत्री जी ने जरूरतमंद लोग हैं उनका मजाक उड़ाया है, और इस बात पर प्रधानमंत्री जी को भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि हम एक बात ये कहते हैं कि जनता के टैक्स से नेताओं को फ्री बिजली मिलती है, फ्री पानी मिलता है, फ्री उनको हेल्थ मिलती है, उनके पास फ्री ट्रैवल मिलता है, लेकिन जब जनता को देने की बात आती है, अब इनके एक सांसद है गौतम गंभीर, वो दिन रात अरविंद केजरीवाल को पोस्टते हैं आके चैनलों पे, कहते हैं जी अरविंद केजरीवाल फ्री में बांट रहे हैं, लोगों को फ्री में दे रहे हैं। लेकिन मैंने देखा एक आरटीआई के जवाब में 23 लाख रुपए का उन्होंने जो उनका खर्च था ट्रैवलिंग का, विदेश में जाने का, देश में जाने का, 23 लाख रुपए का रिइंबर्समेंट उन्होंने पार्लियामेंट सेक्रेटरीट से मांगा है। तो इनकी ये दोहरी जो चरित्र है ना, जो दोहरा चार चरित्र है कि जनता की बात आएगी तो ये फ्री बीज हो गया, ये ठीक हो गया, लेकिन जब गौतम गंभीर को मिलने की बात आएगी तो ये उनका अधिकार। कुलदीप जी, असली बात ये भी है, कुलदीप जी ये भी बात है कि आपको एक चाबी मिल गई कि इलेक्शन जीतने के लिए आपने फ्री बिजली दिल्ली में की तो सरकार बन गई, तो पंजाब में भी आपने उसी को इस्तेमाल कर लिया और वहां भी ताला खुल गया। अब बाकी स्टेट का कर्जा क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो अलग इशू है। मैंने कहा सारी राजनीतिक पार्टियां जनता से चुनाव में वादा करती हैं, मैनिफेस्टो लॉन्च करती हैं, मोदी जी ने भी लॉन्च किया था, कहा था कि काला धन आएगा, इसको 15-15 लाख रुपए अकाउंट में मिलेंगे। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार दूंगा, लोगों से कहा था। मोदी जी ने कहा था पेट्रोल 40 रुपए लीटर मिलेगा। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार
कहाँ गई वो मोदी सरकार, कहाँ गई वो उज्ज्वला योजना, आज गैस भराने के लिए 1200 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो वादे इन्होंने भी किए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उसी में टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो चुनाव से पहले ये वादा करते हैं, जिनके राज्य में खजाना नहीं होता और जनता से बड़े बड़े वादे करते हैं और बाद में वादों से मुकर जाते हैं, वो नरेंद्र मोदी जी को कहा है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने लोगों को धोखा दिया, उस केंद्र सरकार ने लोगों से धोखा दिया। 2014 के चुनाव में जो जनता से वादे किए थे, उन वादों को क्या हुआ, वो वादे कहाँ चले गए, केवल जुमला साबित हुआ। अमित शाह ने खुद कहा कोई जुमला था। तो अरविंद केजरीवाल जो भी वादा करते हैं, जनता से जो भी कहते हैं, उस बात को पूरा करते हैं। देश की जनता को उन पे भरोसा है, उनके कमिटमेंट पे आप भरोसा है। खत्म नहीं करने वाले हैं ये जो सारी फ्री बीज है। दिनेश जी मैं आपके पास आऊँ। सुदेश जी कोई आप कमेंट करना चाहते हैं? लोग तो अभी कह रहे थे, बीजेपी के लोग कह रहे थे कि जिनको नहीं चाहिए, तो हमने तो कहा है, हमने कहा है कि जिनको नहीं चाहिए मत लीजिए। मोदी वर्सेस केजरीवाल नहीं है जी, ये देश का मुद्दा है। आपको पता है श्रीलंका में क्या हुआ, आपको पता है बाकी जो देश है वहाँ क्या हो रहा है। अगर बहुत ज्यादा डेट बर्डन आ जाएगा, आप कर्ज में डूबे रहेंगे, तो वही जनता जो आपको सत्ता में लाई है वो अरे आपकी नियत और नीति और जो कर्जे माफ करने में आपने देश को डुबो दिया, देश को बंटाराम कर दिया। कुलदीप जी एक बार दिनेश सोचना पड़ेगा, सुदेश जी को बोलें और जी। इन मुद्दों से ऊपर आना पड़ेगा जी। ये तू मैं की बात नहीं है विजय जी, बहुत सीरियस मुद्दा है जी। लेकिन ऐसा तो नहीं है सुदेश जी कि ये जो पॉलिटिक्स आम आदमी पार्टी ने शुरू की, इसने सब पार्टीज को मुश्किल में डाल दिया? नहीं ऐसा क्या है, इन्होंने उत्तराखंड में प्रॉमिस किया था, क्या हो गया उत्तराखंड में जी? अरे ठीक है, कभी कभी फ्लूक हो जाता है, तो इस तरह की बात नहीं सोचनी चाहिए कि हर जगह आप ये कर लेंगे। लेकिन ये जो गलत कल्चर है इसके बारे में बात हो रही है जी। दिनेश जी आपका टिप्पणी में समझना चाहता हूँ कि क्या है। दीजिएगा मुझे 10 सेकंड जी। ऐसा है विजय जी कि मैं तो राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं दूंगा, मैं तो तथ्यों के बेस पे, जो फाइनेंस है उसके बेस पे बात करूंगा जी। देखिए एक चीज होती है जिसे कहते हैं सब नेशनल बैंक्रप्सी। ये मैं वाक्य बड़े सोच समझ के यूज कर रहा हूं और फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट से कर रहा हूं मैं जी। सब नेशनल बैंक्रप्सी, अगर भारत के 10 राज्य बैंक्रप्सी की स्टेज पर हों या श्रीलंका बनने की स्टेज पर हों, जहां पे उनके डेट टू जीडीपी 40% से ऊपर हों और जिनकी फ्रीबीज ऑलमोस्ट 30 से 40% कलेक्टेड टैक्स की हो जाए, तो वो उस कैटेगरी में आ जाते हैं जी। सवाल ये पैदा होता है कि 10 बड़े राज्य मिलकर जो ऑलमोस्ट बैंक्रप्सी के साथ में है, एक मजबूत देश का निर्माण नहीं कर सकते। मैं यहां पर एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि इस फिस्कल डिसास्टर को अभी से रोकने की आवश्यकता है। मिलकर कोई भी अमेंडमेंट हो पार्लियामेंट के अंदर, कॉन्सेंसस बना के देखिए, जन कल्याण और फ्रीबीज में फर्क करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो पता लग रहा है कि टैक्स पेयर का सारा पैसा या तो रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट में चला जाएगा या फिर वो फ्रीबीज में चला जाएगा। सर आपने पहले खुद ने बोला कि ये ब्लर लाइन है, तो ब्लर लाइन का फायदा सुदेश जी भी उठाते हैं, कुलदीप जी भी उठाते हैं। मैंने कहा ना, कभी कभी पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के सर हमें नेशनल इंटरेस्ट में सोचने की जरूरत है, जहां पे सारी पार्टियां एक साथ में आए और ये कहें कि ये जन कल्याण है। देखिए, अगर कोविड के दौरान में 5 किलो अनाज दिया गया तो मैं उसकी प्रशंसा करूंगा, क्योंकि उस समय हालात बहुत खराब थे, लोगों के पास अन्न नहीं था। लेकिन एक सीमा के बाहर जाके जब आप उसको एक्सटेंड कर देंगे, जैसे सितंबर के बाद आप और एक्सटेंड कर देंगे, तो सर इलेक्शन भी तो थे ना यूपी में, आप समझते नहीं है बात को? देखिए वो बात सही है, लेकिन सितंबर के बाद इस अन्न योजना को एक्सटेंड करना मुझे लगता है घातक सिद्ध हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर सरकार को और सभी दलों को एक मन से सोचने की आवश्यकता होगी कि यहाँ पे लिमिट है, इसको रोक लीजिए, अदरवाइज सारा पैसा रीपेमेंट के अंदर और इसमें फ्रीबीज में चला जाएगा और योजनाओं के लिए, कैपिटल के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। और कुछ लोग होंगे जो इसका खामियाजा भुगतेंगे तो 140 करोड़, लेकिन जो उसकी पेमेंट कर रहे हैं, जिसकी पॉकेट में से पैसे जा रहे हैं, उसका सोचिए ना कि उनका क्या हाल होगा। वो अपनी भी पेमेंट कर रही है, आपकी भी पेमेंट कर रहे हैं और उसके बावजूद भी नहीं बचा पा रहे। तो ये सब नेशनल बैंक्रप्सी तब श्रीलंका में कन्वर्ट हो जाएगी, उससे बचने की अभी से आवश्यकता है। ये बड़ी वार्निंग आप दे रहे हैं दिनेश जी। सुदेश जी आपके पास आता हूँ, कुलदीप जी आता हूँ। एक छोटी सी बात चुनाव आयोग ने कही है कि राजनीतिक पार्टियों की मुफ्त की रेवड़ी पर चुनाव आयोग के अपने तर्क हैं, वो खुद के बंधे हाथों का हवाला दे रहा है। चुनाव आयोग का तर्क है, क्या कह रहे हैं चुनाव आयोग की, वो क्यों नहीं इस पर रोक लगा सकते, ये भी समझ लेते हैं। उन्होंने कहा कि मुफ्त की चीज़ें बांटने का वादा करने वाली पार्टियों की वो मान्यता रद्द नहीं कर सकता। मुफ्त की चीज़ें बांटने से रोकना उसके अधिकार में नहीं आता। किसी सरकार की क्या नीति होगी, इसे चुनाव आयोग नियंत्रित नहीं कर सकता।
राज्य की आर्थिक स्थिति बिगड़ने पर जनता का फैसला लेना ही उचित है। मौजूदा व्यवस्था में पार्टियों के मुफ्त उपहार के वादे पर रोक नहीं लगाई जा सकती। राजनीतिक पार्टियों के इस कदम पर रोक लगाना उनके क्षेत्राधिकार में नहीं आता। मुफ्त उपहार देना राजनीतिक पार्टियों का नीतिगत फैसला है। अदालत चाहे तो पार्टियों के लिए इस बारे में गाइडलाइन तैयार कर सकती है। अपनी मर्जी से आयोग कोई नीति बनाकर लागू नहीं कर सकता। क्या आपने कभी सोचा है कि राज्यों में चुनाव जीतने वाली पार्टी कितना कर्ज लेकर आपको मुफ्त सामान दे रही है? इसके नतीजे क्या होंगे? क्या मुफ्त की रेवड़ी आम आदमी के लिए फायदेमंद है? मुफ्तखोरी ना बन जाए ये मुसीबत। इस पर चर्चा करते हैं हम लोग कि जनता के लिए फ्री की योजनाएं व्यावहारिक नहीं होती हैं। मुफ्त बांटने की योजना लंबे वक्त तक नहीं चल सकती। कर्ज में डूबे राज्यों को मुफ्त योजनाएं चलाना घातक हो सकता है। राज्यों पर लगातार बढ़ता कर्ज विकास में बड़ी रुकावट होता है। भारत दुनिया की उभरती हुई आर्थिक शक्ति है, इसलिए भारत के हालात श्रीलंका जैसे हो सकते हैं ये कहना गलत होगा। लेकिन श्रीलंका सरकार के मुफ्त के खेल ने जिस तरह से पूरे देश को दिवालिया कर दिया, उससे भारत के नेताओं और राजनीतिक दलों को सीख लेने की जरूरत है। आपको बताते हैं कि आखिर श्रीलंका की हालत ऐसी कैसे हुई, क्यों हुई। भारत से इसको सबक लेना चाहिए क्या, ये सवाल हो सकता है। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था का पर्यटन पर काफी निर्भर थी। कोरोना के कारण पर्यटकों की कमी का बुरा असर हुआ। भ्रष्टाचार पर सरकार ने लगाम नहीं लगाई। रासायनिक उर्वरक पर पाबंदी से उत्पादन गिर गया और अनाज उत्पादन घटने से महंगाई बढ़ गई। पर्यटकों और उत्पादन की कमी से विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो गया। राजपक्षे सरकार ने जनता को टैक्स में बड़ी छूट दी। नाराज जनता को लुभाने के लिए फ्री की स्कीम ने दिवालिया कर दिया। चीन से कड़ी शर्तों पर कर्ज ने अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। यह हालत श्रीलंका का। कुलदीप जी, आपके पास पहले आता हूं कि ये श्रीलंका की बात की, दिनेश वोरा जी ने भी इसकी बात का जिक्र किया। भारत एक मजबूत देश है, लेकिन क्या हम पूरे राज्य को, पूरे देश को श्रीलंका की तरफ धकेलना चाहते हैं सिर्फ वोटों की खातिर? देखिए, मुझे लगता है कि जो मोदी जी की नीति है और नीयत है वो तो उसी कगार पे लेके जा रही है। जब 11 लाख करोड़ रुपए देश का उद्योगपति लेके भाग जाएंगे, बड़े बड़े धन्ना सेठ लेके भाग जाएंगे, सरकार बैंक करप्ट हो जाएंगे और उसके बाद उनका कर्ज माफ कर दिया जाएगा। इस देश का, मैंने पहले भी कहा, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी कितने लाखों करोड़ रुपए लेके देश का भाग गए, लेकिन उससे देश श्रीलंका कगार पे नहीं आएगा क्योंकि मोदी जी के मित्र हैं। वो उनके मोदी जी के मित्र है, उस कगार पे नहीं आएगा। वो कगार पे कब आएगा? जब एक गरीब आदमी को गलती से उसको पानी फ्री ना मिल जाए, जो उसकी मूलभूत सुविधाएं वो उसको फ्री ना मिल जाए। बहुत सारे ऐसे देश हैं, डेनमार्क की बात करूं, स्वीडन की बात करूं, यूके की बहुत सारी कंट्रियां हैं, यूएस की बहुत सारी कंट्रियां हैं जो अपने यहाँ के नागरिकों को दिनेश जी ने भी इसी बात को समझाया था, जो बात हमने ग्राफिक्स से की थी। आप उस इकोनॉमिक्स को नहीं समझना चाहते हैं? नहीं, मैं तो समझना चाहता हूँ, लेकिन जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है जिसने आज इतना, मैं कह सकता हूँ, इतने लाखों करोड़ रुपए उद्योगपतियों का माफ कर दिया, वो कौन से अकाउंट से किया गया? लाखों करोड़ रुपए उद्योगपतियों का जो माफ किया गया, उससे देश के आर्थिक घाटे पे बोझ नहीं, सुदेश जी बोझ नहीं पड़ता क्या? ठीक है, सुदेश जी से पूछता है। सुदेश जी, आपकी प्रतिक्रिया। विजय जी, इन अनर्गल बातों का मैं क्या जवाब दूं जी? ये पता नहीं मोदी को अपोज करने में अपने जो विवेक है उसको वो देते हैं। मैं आपके सीरियस प्रश्नों का जवाब देता हूँ जी। देखिए, आप जब भी हमें कंपेयर करते हैं ना बीजेपी जैसी पार्टी को जिस दूसरे पार्टी से, जो ये रिस्पॉन्सिबल है, दुख होता है क्योंकि आपको पता है कि हम लोग फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली पार्टी है जी, और आप कंपेयर कर रहे हैं फिजिकल प्रोफिलिगेसी वाली पार्टी से। आप बताइए, अभी मैंने आपको एक डेटा दिया, आप वो वाली पार्टी चुनाव से पहले वादा करते हो, भाग जाते हैं। मैं आपको नहीं काटा था, सुन लीजिए थोड़ा। चुनाव से पहले वादा करते हो, भाग जाते हो, वाली पार्टी नहीं आया हूँ कुलदीप जी, आपको बोलना है तो आप बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है जी। मैंने आपको एक डेटा दिया विजय जी, जिसमें मैंने बताया कि 2004 से 14 जो एक इकोनॉमिस्ट प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने कैसे सब्सिडी को 9% से 16% कर दिया और कैपिटल एक्सपेंडिचर को कम कर दिया 23 से 12%, आधा ऑलमोस्ट। मोदी सरकार ने फिर से सब्सिडी को 8% में लाया है और जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर को 19% में वापस ले गए।
जी। इसीलिए विकास हो पा रहा है। देखिए मान लीजिए आप अभी छोटी सी 23% economics तक है। पहुंचाना है आपको मनमोहन सिंह जी के बराबर। बिल्कुल। और उसके बाद देखिए सब्सिडी को रैशनलाइज किया गया है। जी जैसे आज लोग बात करते हैं ना बेनिफिशियरी क्लास खड़ा हुआ है, तो सब्सिडी गया है, टारगेटेड करप्शन को रूट आउट किया गया है। आपको पता है ये सारा इतिहास, अगर हम बाहर से पैसा लेते हैं, वर्ल्ड बैंक से पैसा लेते हैं, उसको हम सही से इन्वेस्ट करते हैं, उसका रिटर्न आता है, तो हम उस डेट को सर्विस कर पाएंगे, पैसा वापस कर पाएंगे। अगर हमने उसको सब्सिडी या रेवड़ी बांटने में लगा दिया तो हम उसको कभी वापस नहीं कर पाएंगे, डेट ट्रैप में फंस जाएंगे। जी। पाकिस्तान का जो हाल हुआ है, आपके पास 2-3 बहुत एग्जांपल्स हैं जो ऐसे। उद्योगपति तो को 11 आपको लाख करोड़ डिसाइड रुपए करना माफ है, किया, पॉलिसी वो मेकर्स को बढ़िया डिसाइड था करना या है, क्या था, ये लीडर्स तो को बता दीजिए डिसाइड किसका करना है, पैसा था देश वो? को कहाँ ले जाना चाहते हैं। जी आप जनता पर दोष मत दीजिए, जनता को आप जो डायरेक्शन देंगे, जनता आपके साथ है, जनता मोदी जी को वोट कर रही है, जी अब आगे भी विजय करते जी, रहेगी। तो जो जो इन्होंने बताया 11 जा रहा है लाख उस करोड़ पर रुपए डिबेट किया उद्योगपतियों जाए। का माफ किया, कहाँ और आप किसका चले पैसा जाते हैं, था? रगल बात इनके घर का करते हैं, पैसा था क्या कौन भाजपा किसका योग्य? कर्जा माफ कर रहा है, किस तरह की बात करते हैं आप, जी। बिना किसी फैक्ट के फिक्शन लाते हैं। सर, एक जो सवाल रह गया था कि क्या आप चाहेंगे कि आपकी पार्टी की सरकार केंद्र में है तो वो इसके लिए कोई कानून लाने की सोच सकती है, आप चाहेंगे ऐसा हो? कोई सुदेश, ऐसा कुठाराघात ना हो तो कुछ भी हम करते हैं तो फेडरलिज्म की बात आ जाती है, जबकि बहुत जगह बीजेपी शासित प्रदेश है, पॉसिबल है, अगर कोर्ट का डायरेक्शन है तो निश्चित ही केंद्र सरकार इस पर विचार करेगी। लेकिन इलेक्शन कमीशन को भी अपना रोल निभाना चाहिए, क्योंकि जी। प्रलोभन क्या है जी। और एक वायदा क्या है, जी। दोनों में एक डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है। ठीक है। और वो भी मुझे लगता वोरा है साहब, हम लोग सब मोदी जी ने पूछना 2014 शुरू में किए दिया था, हैं कि आपका प्रलोभन था या डिबेट भी वादा बहुत था? कंस्ट्रक्टिव डिबेट है। जी। इसी विजय तरह से जी, समाज एक स्थिति में पहुंचेगा, जो मोदी जी ने युवा भी समझेगा उसको 2014 में कैसा लोगों देश से चाहिए, वादा किया था, मजबूत वो सशक्त देश प्रलोभन चाहिए था या ऐसा चाहिए जहां अराजकता हो, या वादा था? ये डिसाइड करना पड़ेगा। जी वोरा साहब, छोटा कमेंट चाहिए, वक्त कम है, मैं चाहता हूँ सबका एक एक कमेंट हमको मिल जाए। क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार को एक ऐसा कानून लाना चाहिए, अब उसका वक्त आ गया है? इट्स एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। यस। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है, वक्त आ गया है। क्योंकि वक्त इसलिए भी आ गया विजय जी, अगर हम इंडिया का डेट देखें तो केंद्र का 62% ऑफ द जीडीपी और आपके राज्यों का 33.3 जीडीपी, टोटल 95.3 तलवार लटकनी शुरू हो गई है। जी। जरा से बाहर निकले, इस तलवार को संभालना मुश्किल होगा। इसको सिंपल शब्दों में कहूं, अगर लोग 95.3 नहीं समझ सकते तो ये है कि जितना आपके पास टैक्स आता है उसका 40% आपकी रीपेमेंट में चला जाता है, इंटरेस्ट में। तो आपकी चादर देखिए और खुद को देखिए, क्योंकि हम अपनी चादर से पैर बहुत ज्यादा बाहर निकाल रहे हैं। पिछले 3 वर्षों से हमने 17 लाख करोड़ से पर ईयर का ज्यादा बोरोइंग किया है, और ये आपके ऑलमोस्ट जितना कलेक्शन ऑफ टैक्सेस है उसके बराबर हो जाता बराबर है। हो जाता इस साल थोड़ा सा टैक्स ज्यादा है, तो अगर आप जितनी टैक्सेस हैं उसके बराबर ही उससे ज्यादा बोरोइंग कर रहे हैं, तो फिर ये तो सिचुएशन जो है अलार्मिंग है। मुझे लगता है कि टाइम हैज कम टू एक्ट नाउ, अदरवाइज देर हो जाएगी। जी कुलदीप जी, छोटा सा कमेंट, अलार्मिंग सिचुएशन पर हम आ गए हैं, आप चाहते हैं कि अभी 2-3-4 राज्यों में और सरकार बन जाए, उसके बाद कुछ सोचें? देखिए, मैं तो पहले कह रहा हूँ कि जो मोदी जी ने अपने सर, मित्रों का आम जो आदमी कर्जा पार्टी माफ का, किया है, आम आदमी पार्टी क्या सोच रही है इस पर थोड़ा सा बताना। मोदी जी की चिंता सुदेश जी को करने दीजिए, वो आम बताएंगे। आदमी पार्टी तो स्पष्ट कहती है कि आप ईमानदारी से अपनी सरकार चलाओ, जनता को उसके टैक्स के पैसे से जनता को जो भी आप सुविधाएं दे सकते हो, चाहे वो एजुकेशन की बात हो, जी। चाहे वो हेल्थ की बात हो, चाहे वो बिजली की बात हो, ठीक चाहे है। पानी की बात हो, वो दो। लेकिन झूठा जुमला वादा मत करो मोदी जी की तरह। अगर आपको करना है तो अरविंद केजरीवाल की तरह वादा करो, जनता से जो कहो, जनता को भरोसा हो कि आपने जो कहा है वो ठीक है। पूरा करोगे। ठीक है सुप्रीम सुदेश कोर्ट जी, ने टिप्पणी लास्ट ऐसे लोगों कमेंट पे की है आपका जो छोटा सा। जुमला। अब ये वादे झूठे करना बंद कर दीजिए जो कुलदीप जी कह रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुलदीप जी भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि भ्रम की राजनीति से ही आम आदमी आप पार्टी बताइए ना, 2 करोड़ जिंदा रोजगार है। का वादा किया था नहीं जब किया था? लोगों की आंखों से 2 वो करोड़ परत रोजगार हट का वादा जाएगा, किया था या नहीं किया लोग था? समझने आप लगेंगे बताइए। कि वो 15 पानी और लाख बिजली रुपए का करोड़ पैसा, महीने का वादा किया था या जैसा नहीं हमारे किया था? एक्सपर्ट ने बताया, कोई ना कोई तो पे कर ही रहा है, आप बताइए। फ्री में तो आ नहीं रहा है। जी। आप बहुत बिजली हुई फ्री महंगाई बांटिए की बार अब क्या और मोदी पावर सरकार ने नारा दिया था, कॉर्पोरेशन नहीं को दिया देंगे, था? आपके पास पैसा ही नहीं हो, जी। आप बिजली खरीदेंगे नहीं, तो एक समय आ नहीं, मैं जाएगा बोल रहा हूं, अगर कि आपने बहुत जगह हुई जहां आप महंगाई राज की कर रहे हो, मार, कुलदीप जी, अब की प्लीज। बार मोदी सरकार कुलदीप का जी, नारा प्लीज। दिया था नहीं दिया था? देंगे, ठीक है कुलदीप जी, प्लीज। आप बताइए। बिजली होगी तभी तो दिया था बिजली नहीं दिया था? देंगे। जी। तो बिजली के उत्पादन करने में पैसा ठीक। लगता है, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर सांसद लगता गौतम है, गंभीर इसका का भी बिल क्यों ना भान आया? होना चाहिए।
अगर ठीक है। उन्हें नहीं चाहिए फ्री, चलिए। 23 लाख का बिल क्यों लगाया? ठीक है कुलदीप जी ठीक है। बताइए। सुदेश जी ठीक है, वक्त मेरे पास बहुत कम है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। दिनेश जी आपका बहुत शुक्रिया, सुदेश जी आपका भी, और कुलदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा ज्ञानवर्धन किया, इस चर्चा में हिस्सा लिया। वक्त अलार्मिंग है ऐसा कहा जा रहा है। आज हमने की शो की शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या सत्ता में बने रहने के लिए रेवड़ी पॉलिटिक्स ज़रूरी हो गई है। इस पर 93% लोगों ने हाँ के पक्ष में वोट किया है। यानी लोग समझते हैं कि सत्ता में रहना है तो रेवड़ी बांटते रहिए। वो कहावत क्या, उसको छोड़िए, अपने अपने को देने वाली। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब खैर।